आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं और यह मुद्दा आपके घर से जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आज हम आपके बच्चों की बात कर रहे हैं। रेयान पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ वो आज सुर्खियां बटोर जरूर रहा है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। ऐसे कई स्कूल में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। सिर्फ स्कूलों की बात ही ना करें, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी हम अपने बच्चों के साथ जो अनहोनी होते रोज देख रहे हैं, उसे हम आंखें मूंदे कैसे रह सकते हैं। बतौर माता पिता, बतौर समाज, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बच्चों को न सिर्फ एक महफूज वातावरण दें, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से उन्नत होने का रास्ता भी मुहैया कराएं? क्या यह जरूरी नहीं है कि स्कूलों में तमाम मानदंडों का पालन किया जा सके? क्या यह जरूरी नहीं है कि सरकारों को नियमों के पालन के लिए अपने लेखागार से तमाम चीजें आवश्यक तौर पर कराई जानी चाहिए? क्या यह जरूरी नहीं है कि व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाए? आखिरकार हमारे समाज में हम हर चीज को चलता है इस रवैये से क्यों चलाते हैं? यही सवाल आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आपके जिगर के टुकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर आप आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। और हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। ये मामला शांत नहीं होगा। इस स्कूल को सील किया जाए। वो एक बड़ा आदमी है, इसलिए सारे पेरेंट्स और अपने बच्चे को काल के हाथ में भेजते जाएंगे। क्या आपका बच्चा घर में महफूज है? क्या आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है? क्या प्लेग्राउंड में आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर तो नहीं? क्या स्कूल लाने ले जाने वाली कैब में बच्चा सुरक्षित हाथों में है? क्या क्रैच में आपके लाडले की वाकई सही परवरिश हो रही है? यह सवाल हर माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है। यह सवाल हर परिवार की चिंता का कारण है। बच्चा स्कूल में हो या फिर खेल के मैदान में, माता पिता के दिमाग में एक ही सवाल बार बार उठता रहता है कि उनका बच्चा कितना सुरक्षित है। जो लोग उनके बच्चे के साथ हैं, उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या घर से स्कूल के लिए निकला बच्चा सुरक्षित घर लौट आएगा? क्योंकि जब तक बच्चा घर नहीं लौट आता, तब तक माता पिता इसी तनाव में जीते रहते हैं कि कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हाल ही में दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रेयान स्कूल में जो कुछ हुआ, उसके बाद तो माता पिता के मन में डर पसर गया है कि अगर स्कूल में ही उनका बच्चा सेफ नहीं होगा तो फिर कैसे मासूमों की सुरक्षा मुमकिन है। 7 साल के प्रद्युम्न ठाकुर की रेयान स्कूल में हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल लाने ले जाने वाली बस का कंडक्टर है। इस घटना के बाद स्कूल के खिलाफ प्रद्युम्न का परिवार रोष में है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। साथ ही वो तमाम अभिभावक भी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं जिनके बच्चे रेयान स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल जरूर किसी को छुपा रही है, किसी को बचा रही है, जिसलिए वो सही बात, जिस दिन ये चीज़ हुआ है उसने उस दिन भी सही बात नहीं बोला। उसने हमें न्यूज़ दी थी कि आपका बच्चा गिर गया है, और वो किसी ना किसी को, ऐसे इंसान को बचा रही है जिससे उनको खुद लग रहा है कि शायद वो प्रोटेक्ट हो सके। जब आप इतने बड़े पैमाने पर स्कूल चला रहे हो, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आप वर्ल्ड स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षण संस्थान चला रहे हो, और आपके यहाँ ऐसी दर्दनाक घटना, इतना ब्रूटल केस हो सकता है, तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद करें? कहीं और कहाँ सुरक्षित महसूस करें बच्चों को, और किस स्कूल में डालें? उधर प्रद्युम्न के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक बच्चे का नहीं, पूरे देश के बच्चों का मामला है। प्रद्युम्न की मौत के मामले में पुलिस ने रेयान स्कूल मैनेजमेंट के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और राज्य के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील रेयान स्कूल पहुंचे और एक टीम मुंबई में रेयान स्कूल के हेड ऑफिस भी पहुंची। जो स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कुछ कमियां प्राइमा फेसाई दिखाई दी है मेरे को। मैंने नोट करा दी हैं सारे लोगों को कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शन बन सकता है, वो जो लॉ के एज पर लॉ वो एक्शन लें। लेकिन बड़ा सवाल बचपन बचाने का है, इसलिए आज हम हर माँ बाप की चिंता को आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको आगाह भी कर रहे हैं कि नामी गिरामी स्कूल में बच्चों को भेज देने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती,
बच्चा चंद घंटे स्कूल में क्या करता है, किसके साथ रहता है, उसकी रोजाना की एक्टिविटी कैसी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। गुरुग्राम से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो वाक्य जिसका इस्तेमाल किया है वही आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये मामला सिर्फ प्रद्युम्न का नहीं है, बल्कि ये मामला देश के हर उस बच्चे का है जो आज न सिर्फ स्कूल में जा रहा है, बल्कि वो अपने माता पिता के साथ भी है। और इसलिए आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हम किसी एक स्कूल, किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे। आज हम देश के सभी बच्चों की और पूरे शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल वीएस ललोत्रा जी हैं, हमारे साथ ज्योति गुप्ता जी हैं, प्रिंसिपल हैं डीपीएस स्कूल में, संजय सिंह जी हैं जो कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ कंग्रेस झा जी हैं, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ स्वाति सहगल जी हैं, इन्होंने अपने बेटे को खोया था जीडी गोइंका वाक्य में, हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बेटी गजाला को इन्होंने डीपीएस के एक स्कूल में एक वाक़े में खोया था, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी मौजूद हैं, सीमा अग्रवाल जी हैं। सुनील अग्रवाल जी यूपी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन के यूपी प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ ललिता टेकचंदानी जी हैं और उमा मेघनन जी, आप सबका स्वागत है। शुरुआत ज्योति जी मैं आपसे करना चाहूँगा। ज्योति जी, एक बच्चा को जब स्कूल हम भेजते हैं, हम तमाम माता पिता ये मानते हैं कि कम से कम वो 6-7 घंटे वो बच्चे बहुत महफूज हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है। लेकिन उसके बाद अचानक जब हादसे होते हैं तो लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते, और आज ये विश्वास जब टूट रहा है तो स्कूलों पर से भी भरोसा हट रहा है। आप भी चिंतित होंगी, आप भी द्रवित होंगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विश्वास टूटने जैसे हादसे हो ही क्यों, कहां चूक हो रही है स्कूलों से, जिसकी वजह से आज इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये आज जब ये हादसा हो जाता है उस वक्त ये डिस्कस या डिबेट करने की बात नहीं है। सभी स्कूलों को अपना सारा जितना भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतज़ाम है उसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। कमिटीज़ बनी होनी चाहिए हर स्कूल में, जिसमें कि पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट और एक्सपर्ट्स इकट्ठे आके जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी जिस भी स्कूल के लिए चाहिए उसको लिखे और उसको इम्प्लीमेंट करे। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो स्कूल की जिम्मेदारी होते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो स्कूल या मैनेजमेंट या प्रिंसिपल या टीचर्स, या हम ये कहें कि जिनके स्कूल में ये हादसा नहीं हुआ तो भी हमारे दिल दहल जाते हैं। बच्चे सबके सांझे होते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके का हादसा हो। तो ये एक डिबेट तब नहीं होनी चाहिए जबकि ऐसा कोई हादसा हो जाए। ये रेगुलर रूटीन में आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठा रही हैं कि दरअसल हादसे के बाद हमारा ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और मैम इस बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार जब स्कूल चलाए जा रहे हैं तो उसमें तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, कमियां होती हैं, इसको पकड़ने का एक तरीका है कि सरकार की तरफ से जांच भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझती हैं, ये कमियां कहां हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है ताकि अभिभावक भी जागरूक हो। मैं ये कहूंगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट एजेंसीज तो एक अलग चीज़ है। उन्होंने तो ऑलरेडी अपने रूल्स बनाए हुए हैं। एनओसी जब देते हैं तो वो रूल्स हैं, उसके एफिलिएशन जब सीबीएसई देती है तो उसके भी रूल्स हैं, एनसीपीसीआर के अपने रूल्स हैं। तो रूल्स तो सबने बनाया, आरटीई के अपने रूल्स हैं। तो रूल्स, गवर्नमेंट ऑडिट, ये सब एक अलग चीज़ है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन खोल के हम लोग बैठे हैं, अपने स्कूल खोल के बैठे हैं, तो एक स्कूल के लेवल पे इस चीज़ की जो कमेटी है वो अलग होनी चाहिए।
कोई भी स्कूल है, कोई भी स्कूल की प्रिंसिपल है और अकेले प्रिंसिपल या मैनेजमेंट स्कूल नहीं चलाते। स्कूल में सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि प्रोसेसेस फॉलो नहीं हो पा रहे। और ज्योति जी, हम आपकी बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि दरअसल प्रोसेसेस क्या है। संजय जी, अगर मैं यहाँ पर आपको शामिल करूँ, हमें ये समझाइए कि आखिरकार जिस तरह के वाकये अब निकल कर आ रहे हैं, जो तमाम अभी जैसे दिल्ली के एक स्कूल में 5 साल के लड़की के साथ बलात्कार हो गया और वो पीएन ने किया था, क्या जांच नहीं होती? आखिरकार भर्ती की प्रक्रिया होती है। वो बस कंडक्टर की बात मानिए जिसने आज इस छोटे से बच्चे को गला रेत कर मार डाला। ऐसे न जाने कितने हादसे कोलकाता में स्कूल के प्रिंसिपल ही अपने बच्चे को मार रही थी स्कूल में। इस तरह के वाकये आम हैं, तो ये क्या है? नहीं, अभी अगर हम जब तक हम इसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, NCPCR है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, दे हैव गॉट ओवरराइडिंग पावर्स, मगर वो कभी कुछ काम करती ही नहीं है। दिस इज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से एज अ चाइल्ड राइट प्रोफेशनल। क्योंकि अब जैसे हम यौन शोषण की बात करते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात है, एवरी सेकंड चाइल्ड इन इंडिया इज सेक्सुअली अब्यूज्ड। हु इज लुकिंग आफ्टर देम? उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। अब उसके लिए हमें है कि अब प्रक्रिया की बात करते हैं कि वो बना देना है, एक रूल्स बना देना है, रेगुलेशंस बना देने। तो ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स सबसे पहले वो फॉरवर्ड आए, फिर उसके बाद डेफिनेटली कोई भी स्कूल है अगर वो कुछ करता है तो वो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल की वो जिम्मेदारी है 100%। मगर पेरेंट्स नहीं है। 6-7 घंटे के लिए अगर बच्चा आ रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज व्हाट अंकुर मल्होत्रा ऑफ जीडी गोयनका, जो चेयरमैन है इंदिरापुरम जीडी गोयनका ब्रांच का, वो ये कहता है। नहीं स्वाति जी, हमें जरा ये समझाइए क्या हुआ था उस दिन आपके बच्चे के साथ? सर 1 अगस्त सुबह 7:50 पे मेरे हस्बैंड ने, गुलशन ने बच्चे को छोड़ा है जीडी गोयनका इंदिरापुरम स्कूल में, और हमारे पास 8:10 पे फोन आता है कि आपका बच्चा इस तरीके से, उसके साथ इमरजेंसी हो गई है, आप शांति गोपाल नर्सिंग होम पहुंचिए। हम जैसे ही अफरा तफरी में पहुंचे हैं, वहां पे बच्चा डेड डिक्लेयर हो चुका था। ये इमरजेंसी, इन्होंने बोला कि बच्चा आपका स्लिप कर गया कॉरिडोर से, और वो एक्चुअली ही वॉज डेड। तो ये स्कूल के अंदर हुआ है, विच दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट। एंड दूसरी बात मैं कहती हूँ, बच्चा कॉरिडोर में स्लिप होके, स्कूल का वर्जन है कि कॉरिडोर में स्लिप होके उसको डेथ हो गई, वो कोलैप्स हो गया वहां पे, और टीचर कहती है कि वो साइडवेज कोलैप्स हुआ है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसको 2 मेजर इंजरीज है सर। वन इज बेस ऑफ स्कल, जो कि हेड के बेस पे होता है यहाँ पे, एंड अनदर इज नेजल बोन, उसकी फ्रैक्चर हुई है। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, स्कूल ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, पुलिस ने नहीं निभाई। पुलिस डे 1 से स्कूल के साथ है, चलिए इस पर भी हम चर्चा करें। लालचंद जी जरा प्लीज आप माइक जरा लालचंद जी को दीजिए। लालचंद जी, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? सर जो वाकयात सहगल जी के बेटे के साथ हुआ है, सेम ऐसा ही मेरी बेटी के साथ हुआ। 31 जनवरी की बात है 2017 की। मेरी वाइफ को स्कूल से कॉल आता है कि आपकी बेटी के सिर में दर्द हो रहा है जी, या तो आप उसे ले जाएं या हम उसे छोड़ देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक स्कूल में जितने फंक्शन हुए, कभी स्कूल वालों ने ये नहीं कहा कि हम आपके बच्चों को छोड़ देंगे, आप आओ और ले जाओ जी। मेरा ऑफिस स्कूल से तकरीबन 1200 या 2000 मीटर के करीब है, मेरा घर 2.5 किलोमीटर पे है। टीचर फीस के लिए मुझे फ़ोन करती है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ चैटिंग करती है। मेरी बेटी के कार्ड पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो मेरे वाइफ को फ़ोन करके पूछती है कि हमें ये करना है। सेकंड थिंग, बेटी स्कूल में गिरी है, चोट लगी उसको, ब्लड क्लॉटिंग हुई उसको, उसके बाद हैवी डोज दी गई एस्प्रिन की, जिससे उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। गज़ल की डेथ स्कूल में 1:07 पे हो गई थी, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल ने मिलके उसको एक मिस्ट्री बनाया और वो बताया कि वो तो हॉस्पिटल में डेथ हुई है उसकी। दूसरी बात, स्कूल क्लेम करता है कि उसको LG चौक पे ब्लीडिंग हुई है, और हॉस्पिटल बोलता है हमारे पास वो ऐसी कंडीशन में हुई है कि भाई वो आई थी और हमने बचाने की कोशिश करी, हम बचा नहीं सके। मैंने हर जगह कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, चाहे आप अस्पताल की बात करें, चाहे आप स्कूल की बात करें। मैंने एक तरह से पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है सर, पुलिस बिकी हुई है, पुलिस प्रशासन धब्बा है, हिंदुस्तान के नाम पर धब्बा है पुलिस। मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि हम इनकम टैक्स देते हैं और उस पुलिस की तनख्वाह बनती है, और वो तनख्वाह अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए नहीं, स्कूलों को बचाने के लिए। बिल्कुल, हमारे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण। अब मैं जरा ललोत्रा जी, मैं जरा आपसे समझूं सर, आखिरकार ये क्या है? व्यवस्था
वाकई में अपने आप में ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से स्कूल या स्कूल प्रबंधन की बात निकल कर आती है, ये जो आता है, जाहिर सी बात है स्कूल एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद हम पेरेंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन लोहत्रा जी, ये व्यवस्था को कैसे सही किया जाए, ये खामी क्यों? सबसे पहले मैं अपने कंडोलेंसेस पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक है, ये होनी नहीं चाहिए बच्चों के साथ में, किसी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। ये समाज की स्थिति को आज दर्शाता है कि 70 साल के बाद में हम अपने बच्चों के लिए हम कितना केयर करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब बच्चा घर छोड़ता है और बस के अंदर चढ़ता है और जब तक वापस नहीं पहुँचता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। इसमें स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन से लेके स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए हर एक मुलाजिम को ट्रेन करना चाहिए। बस कंडक्टर, बस ड्राइवर से लेके, गार्ड से लेके, आपके पास स्कूल के अंदर इतने लोग होते हैं कि बच्चा तकरीबन 24 घंटा किसी न किसी की। लेकिन सवाल यही है ना, अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद ये वाक्य नहीं हो रहे होते। वही हम तो दिक्कत ये है कि अगर नहीं हो रहा है तो इसको कैसे लाया जाए, दुरुस्त कैसे किया जाए? दो चीज़ें हैं जी। हिंदुस्तान में चीज़ें कब सही होती हैं कि जब कुछ डर होता है किसी चीज़ का जी। तो एक किसी स्कूल मैनेजमेंट को, किसी स्कूल के ऑनर को, डायरेक्टर को डर नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी जेब में है। हमारे साथ ज्योति जी इस वक्त हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े स्कूल की रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल हैं। ज्योति जी, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसे कई वाक्य सामने आते हैं, हम जानते हैं आपके स्कूल में इस तरह का ऐसा कोई वाक्य अभी तक सामने नहीं आया, जाहिर सी बात है हम इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस तरह के वाक्य जब सामने आते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये बात हिचकती होगी, आखिरकार ये क्या मसला है, ऐसा क्यों होता है स्कूल्स में? स्कूल्स में अगर हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात सभी टीचर्स से करें, अब जैसे स्कूल की बात करेंगे, स्कूल सिर्फ एक अकेला प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का नहीं होता। अगर इसकी बात करी जाए और सारे स्टाफ बैठ के ये देखें कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो उसमें आगे ये दिक्कत आएगी नहीं। इसका आगे बढ़ाने का सिर्फ यही जरिया है कि वो चाहे प्रिंसिपल है। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है, पूरे स्कूल की प्रबंधन की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है। जी जी जी, पूरे स्कूल की जिम्मेवारी है, पूरा जितना टीचिंग स्टाफ है, जितना सपोर्ट स्टाफ है, सबको इकट्ठा आना है और सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चा जो आ रहा है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल की वजह से स्कूल में नहीं आ रहा, उसको सभी टीचर्स पढ़ा रही हैं। अगर ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो तब नहीं होंगे जब हर एक इंसान जो स्कूल में काम करता है उस जिम्मेदारी से अपनी जो है ड्यूटी निभाएगा। अगर एक टीचर, बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मैं एक सेकंड सर, प्लीज एक मिनट, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर सही है कि हर व्यक्ति की जो स्कूल में काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अंततः जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर आती है। जैसे इस देश को चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है जी, हम इस न्यूज चैनल को चलाने की जिम्मेदारी हमारे संपादक पर है, उसी तरह से आपके स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे तमाम स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल या मैनेजमेंट में सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसके ऊपर है, उसके बाद ही वो ऑर्डर नीचे फ्लो करता है, और ये बात आमतौर पर स्पष्ट मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस जिम्मेदारी के निर्वाह में कमी है और इस कमी को कैसे रोका जाए? जी, मैं वही आपको कह रही हूँ कि जो टीचर्स और स्टाफ स्कूल में काम करता है उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है। बच्चा जो है, जो स्कूल के अंदर एरियाज हैं, मुझे अलाउ मी टू कंडक्ट द शो, प्लीज प्लीज मैं यहाँ सुन लीजिए, मैं आपसे एक मैडम प्लीज एक मिनट, ज्योति जी, सलिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो एक हम स्कूल की बात करते हैं, जाहिर सी बात है स्कूल में जो पूरा प्रबंधन है, जो इंतजाम है, वो अपनी जगह है। अभिभावक भी तो स्कूल जा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, क्या अभिभावक वहां पर किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं देखते हैं सर? और अगर देखते हैं सर, मैडम एक मिनट प्लीज 1 सेकंड मैम, देखते हैं तो इससे रिपोर्ट किया जाता है कि नहीं, क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है? क्योंकि अभिभावक की भी जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल है सर, आपने बिल्कुल सही कहा है जी। मैं साथ में ज्योति गुप्ता जी का इंसिडेंट भी साथ में लेकर के इस बात का जवाब दूंगा आपको। ज्योति गुप्ता जी के ही स्कूल में
वसुंधरा गाजियाबाद के एक बच्ची को मिड सेशन में 8th क्लास की बच्ची को निकाल दिया जाता है, जो RTE एक्ट के अगेंस्ट में। मैडम ने अभी अभी ये चीज़ें बोली अपने आप से कि पेरेंट्स को साथ लेकर के, टीचर्स को साथ लेकर के ये सारा डिस्कशंस किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। वहाँ पर जो पेरेंट्स खड़े होकर के इन चीज़ों के बारे में कहीं पर भी सवाल उठाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो उनको पेरेंट्स को ह्यूमिलेट करने के लिए बच्चे को एक्सपेल कर दिया जाता है। वेरी नाइस। उसके बाद जब इसकी CBSE इंक्वायरी करती है, तो आप चाहें तो इसकी CBSE इंक्वायरी की रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा CBSE इंक्वायरी रिपोर्ट में सारी की सारी इनकी सिक्योरिटी मेजर्स सारे नेगेटिव आए हैं। उसके बावजूद भी नहीं, अगर ऐसा है तो इसका फिर स्कूल चल कैसे रहा है? स्कूल इसलिए चल रहा है क्योंकि सर एक्शन नहीं लिया जाता। कौन एक्शन? वही तो मैं आपसे, देखिए मैं आप सबके सामने सवाल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप सब अभिभावक हैं। जी हाँ। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां आप पैसे दे रहे हैं, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें अकाउंटेबल रखें। यूपी गवर्नमेंट लेगी ना जवाब। सर ऐसा है ना, हम तो अकाउंटेबल उसको रखना चाहते हैं ना। हमने अपनी वॉइस रेज करी, हम जब अपनी वॉइस रेज करते हैं तो या तो हमारे बच्चों को वहां पर अंदर बैठा करके टॉर्चर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और या फिर हम लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है, या हमारे बच्चों को TC दे दी क्या जाती है। यही स्थिति है? देखिए, जो भी स्थिति अभी ये लोग बता रहे हैं जी, सच ये है कि स्थिति इससे भी बदतर है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पेरेंट्स की जी, किसी भी पेरेंट्स की मेरे समझ से पूरे इंडिया में जी ये हिम्मत नहीं है कि कहे कि आपका सिक्योरिटी मेजर ठीक नहीं है। एक तरह से देखा जाए जो बेसिक प्रॉब्लम है, आपने अभी बताया कि स्कूल चल कैसे रहा है। बिल्कुल। देखिए, CBSE जो है वो एक टूथलेस टाइगर है। CBSE ने आज तक किसी को डीएफिलिएट नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए स्टेट बोर्ड की बात आती है, जब आप देखेंगे अभी एक स्कूल जिसके इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं जी, तो आपको पता होगा कि इसकी जो चेयरपर्सन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी बड़ी लीडर है। एब्सोल्युटली। अब क्या होता है, यहाँ जो स्कूल चला रहे हैं वो या तो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो सेक्रेटरी या जो भी हैं, कुछ हमारे आर्मी के भी जनरल वगैरह या उस लेवल के लोग हैं, या कुछ हमारे जी आप ये कहना चाहते हैं कि आज ये दरअसल शिक्षा का क्षेत्र राजनीति और रसूखदार और पैसे वाले लोगों का एक अखाड़ा बन गया है, जहां सब लोग एक तरह से हैं। अगर ऐसी बात है तो इस पर फिर हम एक आंदोलन करने की बात क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि हम सिर्फ कहें कि स्कूल स्कूल स्कूल। योगी जी के लिए गायों के लिए स्लेटर हाउस बंद कराना जरूरी है। बच्चों के गले कट रहे हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चों के स्लेटर हाउस बन गए हैं स्कूल के बच्चों के और पेरेंट्स। योगी जी को पर्सनली मिलते हैं, अमित शाह जी को। बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार बच्चों पर इस तरह का अत्याचार क्यों? रोत्रा जी, अगर मैं शुरुआत आपसे करूं, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, चाहे आप पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल नेक्सस कहें, जिसकी वजह से आज समाज में इस तरह के व्यभिचार दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चों का शोषण बढ़ता दिख रहा है, खास करके यौन शोषण की बातें बड़े पैमाने पर स्कूल में निकल कर आ रही हैं, यहाँ तक कि समाज में भी निकल कर आ रही हैं, इसके बारे में इसकी अवचेतना कैसे पैदा की जाए? रोत्रा जी। एक स्कूल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, उसको उतना ही समय अपने जो कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, टीचर्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए इसके बारे में। मैं समझता हूँ कि आज के दिन पर, आज के समय पर इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। जब आप लोगों को रिक्रूट करते हैं जी, आप उनकी स्क्रीनिंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं, आप अपने SOP सिस्टम्स को नहीं डालते हैं। जैसे अभी जो पैसे बचाने के लिए लो ग्रेड लोगों को हायर करते हैं, कम पैसा देना पड़े इसलिए। नहीं तो बात मैं यहाँ पर बात थोड़ी विस्तृत कर रहा हूँ, सिर्फ स्कूल की बात ही नहीं, हम अपने समाज में भी इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से ये है। मैं ये सवाल ज्योति जी आपके सामने लेकर चलूँ। आज जो स्थिति है, चाहे हम स्कूलों की बात करें, समाज की बात करें, जो मानसिक विकृति दिखाई दे रही है और खास करके जो बच्चों पर दिखाई देती है, उससे कैसे बचने का रास्ता निकाला जाए? क्योंकि ये शुरुआत तो होनी ही चाहिए कहीं ना कहीं से भी। इसका जो एक मुहिम चलनी चाहिए, लाई भी है, जब तक बच्चों की बात नहीं करी जाएगी जी, जब तक बच्चों को अवेयर नहीं किया जाएगा, जब तक उनसे बार बार पेरेंट्स और टीचर्स और आसपास के
करेंगे तब तक ये चीज़ जो है वो रुक नहीं सकती। क्या सिर्फ स्कूलों में ही यौन शोषण होता है बच्चों का? कितने सारे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे घर, पड़ोस या पब्लिक प्लेसेस पे बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं बचपन में जिनको कोई ना कोई जो है अब्यूज़ किया गया है। तो इसलिए जब तक बच्चे को नहीं बताया जाएगा, जब तक उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं कराया जाएगा कि अगर उनको उनके साथ कोई भी गलत हरकत होती है तो वो शोर मचाएं, वो अपने पेरेंट्स को बताएं, वो कम या ख़त्म नहीं हो सकती। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बच्चों को बताने के बाद इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? वो 5 साल की बच्ची जिसका स्कूल में रेप हुआ है कल परसों, उसने क्या सेक्स अपील दी होगी उस पीएन को? या समाज में ऐसी घटना हो रही है, ये सारा लैक जो है ये हमारे प्रशासन का है। 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, अब उस पर ट्रायल चलेगा, उस पर कोर्ट चलेंगे, उस पर फैसले चलेंगे। आप मुझे बताएंगे वो 5 साल की बच्ची ने क्या सेक्स अपील दी होगी कि वो आदमी उसका रेप बात है। ये देखिए, ये आक्रोश अपने आप पे बिल्कुल सही है, लेकिन सीमा जी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही, यही चीज मैं बाथरूम में अपना गला कट जाएगा, समझ के जाएं। लालचंद जी प्लीज एक मिनट मैं जरा, सीमा जी, ये एक अभिभावक के तौर पर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तरीके से जब आज बच्चे हमारे चाहे घर में हो या स्कूल जा रहे हो या कहीं भी हो, ये डर का माहौल क्यों है? एक माता पिता के तौर पर आज ये इतना भय हमारे भीतर क्यों है? हम अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करा पाते? सर, एक तो मैम का ये आंसर देना चाहूँगी कि वो कहती हैं कि बच्चों को आप काउंसलिंग करिए, तो सर काउंसलिंग स्कूल जाने से पहले ही कर दी जाती है कुछ हद तक, और जिस बच्चों को कुछ समझ ही नहीं होती है उनको फिर भी हमें ज़बरदस्ती करके कुछ बातें बतानी चाहिए जो आज हमको आज पता है, वो हमें उनको बहुत कम एज में उनको बताते हैं। और डे 1 से सिखा रहे हैं सर, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हमें दोनों को ही काउंसलिंग दोनों तरीके से करते हैं। और जब हम आज उनको स्कूल भेजते हैं तो सुबह ऐसा लगता है कि किसी जंग के मैदान में स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मैदान में भेज रहे हैं, ये सोच के कि शाम को वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उसे ये नहीं पूछेंगे क्या एग्ज़ाम के लिए कि बेटा बेस्ट ऑफ लगे, बोलते शाम को आप ज़रूर आइएगा। उमा जी आप जी, मगर मैं कह सकता हूँ आपने सही कहा कि क्योंकि आप चीप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, आप सस्ते में काम चलाना चाहते हैं। आज के डेट के ऊपर स्कूल्स का एक परिवार नहीं चला रहा है। जब हम छोटे थे तो स्कूल के अंदर हर एक मुलाजिम एक परिवार के तौर पे काम करता था। हर एक आदमी ड्राइवर बच्चे को पहचानता था, बच्चा जानता था, वो समझता था कि ये मेरा बच्चा है। मुझे ये पता है, मैं स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे टाइम में चंडीगढ़ से पठानकोट तक चंद एक बस जाती थी, तो हमारी छोटी बहन वगैरह जब उनको जाना पड़ता था, वो भी 4वीं 5वीं क्लास में होती थी, तो ड्राइवर के हाथ में उनको दिया जाता था। और ड्राइवर जब तक क्या है कि गांव से कोई सड़क पे आता नहीं था तो वो वहीं पर रहता था, हॉर्न बजाता रहता था कि आपकी बच्ची को लेके जाओ। लोथरा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं जरा यहाँ मनोवैज्ञानिक स्थिति पर एक निशा जी से आपके बगल में है। निशा जी, आप ये बताइए आखिरकार ये समाज में बदलाव क्या है? आज बच्चे महफूज नहीं है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो लोग उन्हें सलामत रखने के लिए हैं, उनकी मानसिकता पर कैसे यकीन करें? उस ड्राइवर पर कैसे भरोसा करें जो अपने बच्चे को लेकर जा रहा है? उस नौकर पर कैसे भरोसा करें जिसके पास हम अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं? तमाम बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर केस पे तो मैं मानूंगी कि प्रशासन की स्कूल की गलती है, या प्रशासन भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि रेयान इंटरनेशनल के केस में कुछ समय पहले देवांश का भी केस हुआ था, और जितने भी अभी अभिभावक बैठे हैं वो स्कूल की नेग्लिजेंस और जितने भी आप चीज़ें बता रहे हैं, स्कूल की नेग्लिजेंस का मेजर रोल है। बट हम इस फैक्ट को इनकार नहीं कर सकते कि रेप सबसे ज़्यादा बच्चों पर होता है, और वो रेप सिर्फ स्कूल में नहीं होता है, और वो अगर मॉलेस्टेशन है वो सिर्फ स्कूल में नहीं होती, घरों में होती है। मुझे 15 साल से ऊपर हो गए काउंसलिंग करते, जिसमें मैं 3200 से ज़्यादा केसेस देख चुकी हूँ, और वहाँ पर अगर ऐसी हरकतें हैं वो घरों में ज़्यादा होती हैं, चाहे वो मौसी, चाचा, मामा, ताऊ,
आपके बड़े भाई, दूर के कजन्स, रिश्तेदार, हम इन फैक्ट्स को इनकार नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मॉरल वैल्यू सिस्टम में कमी आ रही है। मैं इस पर्टिकुलर केस की, और जिनमें भी अभिभावक बैठे, प्लीज़ मेरी इस बात को बुरा मत मानिए, गुड टच या बैड टच, अभी सर भी बात कर रहे थे हमारे समय में पठानकोट, आई एम सॉरी टू से, मैंने ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग के दौरान केसेस किए हैं, 45 साल, 50 साल, 40 साल, मेल और फीमेल, जिन्होंने अपने माँ बाप तो कभी ये कम्युनिकेट नहीं किया था, जब उनके साथ 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, इवन 3 साल की उम्र में, मैंने कई केसेस अपने हाथों से किए हैं। इवन आई वर्कड एज अ सोशल वर्कर लॉन्ग टाइम बैक, वेयर आई वाज टेकिंग द केसेस इनटू ए हॉस्पिटल। 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके जाकर, मेरे सामने का केस है, और मैं सच में प्रशासन की गलतियों की बात करती हूँ। इवन कोर्ट में मुझे गुस्सा आ गया था जब वो बच्ची 5 साल की हुई, तब भी उसके पिता से सवाल किया जा रहा है तुम कैसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो आई वाज फाइंडिंग हमारे सिस्टम में कमियां हैं, वो प्रशासन की कमियों की वजह से ये बहुत चीजें हाईलाइट हो रही हैं। पर कानून को सिर्फ सख्त करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप पर भी झांकना होगा। अगर आप सिस्टम की बात करें, मुझे लगता है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम आप हर एक इंसान के कैरेक्टर को चेक नहीं भी कर सकते, बट कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी लेनी होगी। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, करेक्टर सर्टिफिकेट तो मेरा भी नहीं है, ये बैठी है इनका भी नहीं है, आपका भी नहीं है, ठीक है। समाज में इस तरह की बुराइयां, कुरीतियां सब कुछ हैं, सिस्टम की क्या जिम्मेवारी है? आप मतलब एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, 5 साल में, उसकी 5 साल की एज में उसके बाप से पूछा जा रहा है कि आप उसको कैसे हॉस्पिटल लेके गए, ठीक, आपकी बात है। तो इसमें किस चीज का वेट किया जा रहा था उसको जस्टिस दिलाने में? देखिए, क्यों सजा नहीं हुई? मैं वही बता रही हूँ, प्रशासन की कमियां है, उसको तो हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते। लेकिन उसमें हमें क्या करना? जब आप एक बात बताओ, जब गिनती 1 से 10 पे चली, उस 10 तक पे नहीं रोकी गई तो 100 तक अपने आप ही जाएगी। देखिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, लीगल सिस्टम में कमियां हैं, ललोटा जी कुछ कहना चाहते हैं, रेगुलेशंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। ललोटा जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज प्लीज ललोटा जी। अगर कुछ कह सकता हूँ कि हम ये देख रहे, हम ये इसके लिए नहीं बैठे हैं कि किसका इंक्वायरी के लिए नहीं बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि आगे हम कैसे चीज़ों को सुधार सकते हैं, आगे बच्चों को कैसे देख सकते हैं। एक जो बड़ी कमी हमारे स्कूल सिस्टम में आ गई है कि जो स्कूल में संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। पहले क्या है कि अभी आप जो सैंक्शन देते हो 3000 का स्कूल, 4000 का स्कूल, तो कोई कनेक्शन नहीं है टीचर्स का स्टूडेंट के साथ में। एक प्रिंसिपल का, हमारे टाइम में, मैं भी प्रिंसिपल रह चुका हूँ, हम हर एक बच्चे को पहचानते थे, हम बच्चे को नाम से जानते थे। मैं अपने स्कूल में खुद पहचानी जाती थी सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल अटेंशन होती थी। यानी कि सारी बात घूम के फिर से वापस स्कूल पे जा रही, तो मुझे लेकिन हमें देखिए समाज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। स्कूल बच्चा 6 घंटे के लिए जा रहा है, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मेजर टाइम ऑफ द डे दे आर स्पेंडिंग इन द स्कूल। बट ज्योति जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज ज्योति जी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो बात कही गई उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पेरेंट्स के गुस्से से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिनके बच्चों के साथ हादसा होता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि आप छोटे बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग जब 5 साल के बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ जब हम उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे जाके अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। एक बच्ची का मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ कि वो घर पे गई, उसने अपनी मम्मी को हग किया, मम्मी ने वापस हग किया, उसने बोला कि मम्मी ये गुड टच है, इसको मेरी टीचर ने बताया है कि ये गुड टच है। पर अगर आप, मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। संजय मुझे लगता है हमें इस बात को जरा खुलासा करना चाहिए कि आज डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। संजय, मैं एक शुरुआत आपको बता रही हूं। जी बिल्कुल, जी संजय, अगर हम जैसे सेफ अनसेफ टच की बात कर रहे हैं, सब कोई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए मैं 7 साल से यही काम कर रहा हूँ और कोई भी स्कूल आपको ऐसे ट्रीट करता है कि आप इंश्योरेंस सेलर हैं। दे डोंट एक्सेप्ट यू एंड दे डोंट नॉट इंटरेस्टेड इन सेफ एंड अनसेफ टच। बोला अरे उससे क्या लेना देना भाई,
आपको जो करना है आप करो, आपको आप सोशल वर्क करते हो आप करो. They are not interested in educating children. That is an issue, you know, and that should be taken as priority for each and every school and each and every child in India. That's important. स्कूल के अंदर मेडिकल रूम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है. अरमान के केस के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, तो सुरक्षा की बात हम वहाँ लेके आए तो ज्यादा बेटर है. वी आर डीरेलिंग द इशू. बिल्कुल जी. देखिए मैं एक चीज इसमें बताना चाहूँगा कि हम जो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो गुड टच बैड टच की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन अभी जो हमें एक स्कूलिंग सिस्टम में जो बेसिक प्रॉब्लम है, अब देखिए ये कह रहे हैं ना कि ये अपॉइंटमेंट ऐसे होना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 में बोला था कि दिल्ली के अंदर 5000 के करीब स्कूल्स के बारे में बोला था कि ये डेथ चैम्बर हैं, ये टीचिंग शॉप्स हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की बात करी थी. अभी जो आप कह रहे हैं ये 5 साल के बच्चे की डेथ हुई है जी, किसी टीवी चैनल का मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं और देखे हैं कि कोठी जो है वो लॉक है और वो कहाँ गया स्कूल से पता नहीं है. तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एक बहुत ही बड़ी संख्या हमारे बच्चों के उन अनरिकॉग्नाइज्ड टाइप के स्कूल्स में जा रहे हैं. एक ये प्रॉब्लम है. दूसरा क्या है कि आप देखेंगे तो 60s में 70s में स्कूल्स जो थी वो एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी थी. आज हम 2017 में 2017 की बात नहीं कर सकते ना. कुछ कहना चाहता हूं. तो मेरे बर्थ से भी पहले चले गए. सर कहां चले गए? सर मैं 1 मिनट, मैं 2017 की बात कह रहा हूं. प्लीज एक मिनट सर मुझे ये बताइए, पे ही कह रहा हूं कि एक छोटा सवाल है जी, शायद प्रशासन भी सुन रहा होगा, सब कुछ सुन रहा होगा. मेरा एक छोटा सवाल है जी कि इस तरह के केसेस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हर चीज में सीबीआई लेकर आएंगे तो कितनी सीबीआई जांच करेगी? सवाल ये उठता है कि हम पूरे स्ट्रक्चर को दुरुस्त क्यों ना करें. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. मैं एक सवाल आपसे, अगर पुलिस काम करती ढंग से, मैं आपको अपना सवाल यही है ना कि हम हर धर्रे को क्यों ना मजबूत करें. हम एक बार हर चीज मजबूत नहीं करूंगा ना सर. हमें सिर्फ नाम से नहीं होना चाहिए. केस में बिल्कुल जो आईओ है ना वो जाके सीएमओ से, हॉस्पिटल के सीएमओ से ये बोलता है मैम प्लीज एक सवाल का जवाब दे दो. मतलब वो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे केस 2% का पुलिसिया कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसको यही कह रहा था कि आज स्कूल बिल्डर्स चला रहे हैं. आज स्कूल अब आइए सिर्फ स्कूल की बात नहीं, लेकिन अगर हम स्कूल की बात कर लें. मैं एक सेकंड सर प्लीज एक मिनट. ज्योति जी, चूंकि आप हमारे साथ अभी हैं इसलिए सवाल बार बार आपके पास आ रहा है, लेकिन जैसा कि अभी रेयान स्कूल में या अन्य स्कूलों में देखा गया, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, सब जगह चीज़ें स्ट्रक्चर के तहत होनी चाहिए, तमाम मानदंड होने चाहिए, ये सब कुछ चाहिए है, लेकिन ये चाहिए पूरा नहीं होता. हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर है. नहीं सर, कैमरा लगने के बाद चलते नहीं है. एक मिनट आप सवाल पूछने दें प्लीज. और ये भी स्थिति है कि आज कई जगहों पर स्कूल में कैमरे चलते नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है. स्कूल पर, स्कूल में सभी लोग हैं जी. नहीं बिल्कुल, स्कूल पर सभी लोग हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ ये सिर्फ स्कूल तक सीमित है. तो अगर ये बात उनकी एएमसी मेरा सवाल बीच में कट गया था. अगर ये बात अभिभावक आपके सामने लाएं, स्कूल के सामने लाएं, तो स्कूलों का अप्रोच क्या होना चाहिए? ये मैं अजय जी एक मिनट सर, पहले उनका जवाब ले लूं फिर आता हूं आपके पास जी. स्कूलों का अप्रोच जो है, मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है और मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, और मेरा दृष्टिकोण है ये कि स्कूल में पेरेंट्स एक पार्टनर्स होते हैं. स्कूल अकेला स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल प्रिंसिपल नहीं चला सकती है, पेरेंट्स उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं. तो अगर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो उनका चलना वाजिब है. अगर वो नहीं चलता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी स्कूल पर ही होती है. और उसमें अगर पेरेंट्स जो है, मैं फिर से ये बात कहूँगी कि बाद में मुद्दा उठाना जब एक हादसा हो जाए वो ठीक नहीं है. उसको पहले से ही पेरेंट्स को अपनी बात पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा. बार बार मैडम जो है ना पेरेंट्स की बात करती हैं. पेरेंट्स के लिए हालत ये है कि सर अगर प्रिंसिपल से मिलने तक के लिए टाइम नहीं दिया जाता, एक पेरेंट्स को इतना डरा धमका करके अंदर एंट्रेंस मिलता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सर ऐसी होती है, एक मिनट सर, कि अपने कस्टमर्स को केयर करती है सर, एंटरटेन करती है. ये केवल एक है हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद हिंदुस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अपने कस्टमर्स की कोई वैल्यू नहीं है. पहली बात.
दूसरी बात, पेरेंट्स को कहीं पर कुछ नहीं बहुत देर से समझा। चुप बैठिए जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं जी, मेरे ख्याल से अभी हम स्कूलों को वो पुराने ज़माने के गुरुकुल ना समझें। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर आर चिल्ड्रन फ्रॉम 1000 to 2000 5000 बच्चे पढ़ते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। 1948 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट बना। एक छोटी से छोटी कंपनी में भी एक सेफ्टी टीम होती है, सिक्योरिटी टीम होती है। मैं शायद ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ अपने ऑफिस जाने में जितना कि मेरा बच्चा जाता है, तो मुझे चिंता होती है। सो आई थिंक इसके बारे में गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ वेरी वेरी फर्म स्टेप। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां एडल्ट्स काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के रूल्स बन सकते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर हो तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना हो। एंड लेट्स नॉट टेक आप एग्री करते हैं? इसमें सब और सर ये बैंडेड लगा के काम नहीं चलेगा कि फीमेल अटेंडेंट लगा दें या हम सीसीटीवी कैमरा लगा दें। एनओसी तब होता है जब स्कूल बनता है। व्हाट अबाउट दैट? इज देयर एन ऑडिट एवरी 6 महीने में? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, ललोत्रा जी, क्या ये नहीं होना चाहिए आज कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जिसके तहत तमाम चीज़ों की निगरानी हो और आखिरकार समझ में आए कि स्कूल या तमाम बाकी सुविधाएं कैसे चल रही हैं, वरना हमेशा ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसमें ऑडिट, रेगुलर ऑडिट होना चाहिए जी। और सबसे जो अफेक्टेड पार्टी है वो पेरेंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑडिट मैकेनिज्म है इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जी। इनको हिस्सा बनना चाहिए। और फिर क्या है कि फिर जो स्कूल की मुश्किलात है वो पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। मेरे ख्याल से you have NCPCR, National Commission on Protection of Child. बिल्कुल, you have the regulation, but who is following it? मैं NCPCR का बताता हूँ। NCPCR ने मेरा केस लिया जी, एक आईओ ने रिपोर्ट बना दी, एनसीपीसीआर ने मेरे को यानी सब कुछ मिला जुलाकर, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बस वक्त कम है, मिला जुलाकर ये है कि आज हम अपने सिस्टम की वजह से ही सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। सर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, दुरुस्त हो जाए तो शायद हम अपने बच्चों को ज्यादा महफूज रख पाएं। आज ये बड़ा सवाल हमारे देश के सामने है क्योंकि देश का भविष्य बच्चे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।